गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटो का आदर्श राज्य या प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा, जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया भी था। तो बच्चों, पूर्व में हमने जो प्लेटो की अवधारणाएं पढ़ी थी, उसकी शिक्षा योजना, उसके न्याय की अवधारणा, उसके दार्शनिक शासक की अवधारणा, उसकी साम्यवाद की अवधारणा, उपरोक्त सभी जो अवधारणाएं थी वह वास्तव में प्लेटो के इस आदर्श राज्य के ही आधारभूत सिद्धांत थे। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो उपरोक्त अवधारणाओं के आधार पर ही प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण होने जा रहा था। ये अवधारणा ही प्लेटो के आदर्श राज्य के पिलर्स थे, आधार स्तंभ थे। तो अब हम उपरोक्त जो पूर्व में पढ़ी गई अवधारणाएं हैं उनके आधार पर ही देखें तो उसके आदर्श राज्य की निम्नांकित विशेषताएं सामने निकल कर आती है, जिनका वर्णन इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से। पहला, कि उसके आदर्श राज्य का जो शासन संचालन है वह दार्शनिक राजाओं द्वारा किया जा रहा था, यानी दार्शनिकों का शासन उसके आदर्श राज्य की पहली विशेषता है। दार्शनिक राजा का निर्माण कैसे हो रहा है वो हमने पूर्व में पढ़ लिया है बच्चों, कि एक सुनियोजित शिक्षा योजना के द्वारा जो 6 से 50 वर्ष तक चल रही थी, प्लेटो अपने दार्शनिक शासक का निर्माण करता है और उसके पीछे उसका एकमात्र उद्देश्य था कि वही उसके आदर्श राज्यों की स्थापना करने में सफल होगा या सक्षम होगा। दूसरी जो विशेषता प्लेटो के आदर्श राज्य की है बच्चों, वह है कि उसकी आदर्श राज्य में जो शासक की निरंकुशता थी वह असीमित नहीं थी। कैसे कि पूर्व में हमने देखा कि वह अपने दार्शनिक शासक पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण, चाहे वो कानून का हो या जनमत का हो, नहीं रखता है। यानी हर प्रकार के नियंत्रण से प्लेटो अपने दार्शनिक शासक को मुक्त रख रहा है, जिससे कि वह आदर्श राज्य का संचालन सफलतापूर्वक कर सके। और यहाँ पर यह संभावना हो जाती है कि जब उस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, न कानून का न जनता का, तो उसको निरंकुश होने से कैसे रोका जाए। तो इसके लिए प्लेटो ने दार्शनिक शासक के लिए यह बाध्यता रखी कि वह शासन का संचालन संविधान के प्रबंधों के अनुरूप ही करेगा, अर्थात जो उसके आदर्श राज्य के संविधान के विधान नियम हैं उनमें रहते हुए ही उसका दार्शनिक शासक उसके आदर्श राज्य का संचालन कर सकेगा, अपनी मन मर्जी से नहीं करेगा। तीसरी जो उसकी विशेषता है आदर्श राज्य की, वह है न्याय। उसके आदर्श राज्य का केंद्र बिंदु था न्याय, क्योंकि उसको लगता था कि राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा कि राज्य में न्याय की स्थापना हो। और न्याय की स्थापना के लिए उसने प्रत्येक व्यक्ति को राज्य में उसकी योग्यता के अनुरूप कुछ कर्तव्य करने को सौंपे थे या कर्तव्य करने निश्चित किए थे। और जब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने अपने कर्तव्यों का पालन अपने अपनी सीमा में रहते हुए किया जाएगा, तो प्लेटो के मत में वह उसके आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना कर सकेगा या उसके आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना हो सकेगी। अगली जो विशेषता है बच्चों, वह है आदर्श राज्य में नागरिकों के 3 वर्ग। पूर्व में भी हमने देखा कि प्लेटो ने मानवीय आत्मा के गुणों के आधार पर 3 वर्गों, शासक, सैनिक और उत्पादक का निर्माण किया था।
और ये वर्ग विशेष अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए अपने अपने कार्यों में लगे रहेंगे, अपने अपने कार्यों का संपादन करेंगे। तो इस प्रकार प्लेटो के आदर्श राज्य की एक विशेषता है नागरिकों का वर्गीय विभाजन। अगली विशेषता है बच्चों कार्यात्मक विशेषीकरण। जैसा कि पूर्व की विशेषता में हमने देखा कि 3 वर्ग हैं, वह अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्यों को करते रहेंगे। तो जब प्रत्येक वर्ग निरंतर अपने क्षेत्र में रहते हुए सौंपे गए कार्यों को करता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वे अपने उस कार्य विशेष में दक्ष हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे, अर्थात स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। और यही प्लेटो के आदर्श राज्य की एक विशेषता भी बन जाती है। अगली विशेषता है बच्चों शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। यानी प्लेटो के आदर्श राज्य में जो सुनियोजित शिक्षा योजना है जो उसने प्रस्तुत की थी वो पूरी तरह से राज्य द्वारा नियोजित और राज्य द्वारा ही नियंत्रित रहेगी। अर्थात प्रारंभिक शिक्षा से लेकर 50 वर्ष तक जो शिक्षा दी जा रही है नागरिकों को, उस पर पूरी तरह से राज्य की निगाह रहेगी, पूरी तरह से राज्य की नियंत्रण रहेगा। अगली जो विशेषता है बच्चों वह है कला और साहित्य के दुष्प्रभावों को रोकने की दृष्टि से उसकी यह विशेषता बतलाई जा सकती है कि कला और साहित्य पर भी प्रतिबंध। प्लेटो के आदर्श राज्य में कला और साहित्य पर भी प्रतिबंध की व्यवस्था थी, क्योंकि इसके पीछे उसका यह सोच था कि कला और साहित्य को यदि निर्बाध रूप से स्वच्छंद रूप से पनपने का मौका दिया जाएगा तो हो सकता है कि राज्य का जो एक युवा वर्ग है उस पर उसकी अनैतिकता का प्रभाव पड़े और इससे वो चरित्रहीन हो जाए। और इसको रोकने के लिए ही उसने कला और साहित्य पर प्रतिबंधों की या नियंत्रण की बात कही, जिससे कि प्रतिबंधित कला और साहित्य वास्तव में उसके आदर्श राज्य के लिए उपयोगी साबित हो। अगली जो विशेषता है वह है उसके आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था। उसके आदर्श राज्य में अभिभावक वर्ग, शासक वर्ग या कहें संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति और स्त्रियों या परिवार से संबंधित साम्यवाद की व्यवस्था की गई थी। अर्थात शासक और सैनिक वर्ग की कोई भी अपनी संपत्ति नहीं होगी, अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी और न ही उनका कोई परिवार होगा, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि ये जो उपरोक्त दोनों व्यवस्थाएं हैं निजी संपत्ति और परिवार, उसके कारण अभिभावक वर्ग या शासक वर्ग अपने कर्तव्यों का श्रेष्ठतापूर्वक पालन करने में सफल नहीं हो सकता है। ये दोनों चीज़ें उसको उसके कार्यों के संपादन में बाधा पहुंचाने वाली साबित हो सकती है। इसके लिए ही उसने सैनिक और शासक वर्ग के लिए यह साम्यवादी व्यवस्था रखी, जो उसके आदर्श राज्य की एक विशेषता हम कह सकते हैं, बता सकते हैं। अगली जो विशेषता है बच्चों वो वास्तव में एक विशेषता ही कही जा सकती है, या इसको आज के संदर्भों में भी हम एक अहम विशेषता मान सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए। पूर्व में प्लेटो ने देखा कि स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से रोका जाता था या उनको उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया था, वरन उनको केवल घर की 4 दीवारी तक ही सीमित कर दिया गया था। यहाँ पर प्लेटो अपने आदर्श राज्य में उस 4 दीवारी से स्त्रियों को निकालकर पुरुषों के समान ही सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अधिकार देकर उनकी योग्यता का अपने आदर्श राज्य को
फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, या उसके पीछे उसका शायद यही उद्देश्य था कि स्त्रियों में भी जो गुण और योग्यता है जिसके कारण उसके आदर्श राज्य का संचालन अधिक सुचारू रूप से हो सके, तो वह क्यों न स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर ही सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अधिकार दे। अगली जो विशेषता है वह है सर्वाधिकारवादी राज्य। प्लेटो का आदर्शवादी जो ये राज्य है, यह आदर्श राज्य है, वो नेचर से ही देखें या स्वरूप से ही देखें तो हमें सर्वाधिकारवादी प्रतीत होता है, अर्थात सभी पर उसका अधिकार है। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में कहूँ तो प्लेटो के इस आदर्श राज्य में व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में राज्य का जो नियंत्रण है वो सर्वसत्तावादिता और सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना करने वाला है। इस प्रकार बच्चों, प्लेटो के इस आदर्श राज्य की जो उपरोक्त विशेषताएं हैं वो हम बतला सकते हैं। अब बात करते हैं इस आदर्श राज्य की योजना के प्रमुख दोषों की, कमजोरियों की या आलोचना की। तो प्लेटो के इस आदर्श राज्य की, जिसको अधिकतर आलोचकों ने स्वप्न कहा है, एक कोरी कल्पना कहा है, निम्नांकित आलोचनाएं हम इस प्रकार से कर रहे हैं बच्चों कि पहली जो आलोचना है वो यह है कि यह स्वतंत्रता का निषेध करती है। आप खुद समझ सकते हैं बच्चों, एक तरफ तो वह आदर्श राज्य की स्थापना करने वाला है और दूसरी तरफ वह उस आदर्श राज्य में रहने वाले नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। इसके साथ वह कैसे एक आदर्श राज्य का निर्माण करने में सफल होगा, यह संदेह पैदा करने वाला है। यानी जिस राज्य में नागरिकों को वैयक्तिक स्वतंत्रता ही नहीं है, अपना स्वच्छंद जीवन जीने की आज़ादी नहीं है, वहाँ पर आदर्श राज्य का निर्माण कैसे होगा कहना मुश्किल है। दूसरा जो आलोचना हम कर रहे हैं या कर सकते हैं वह यह कि जो ये कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत, जो उसकी विशेषता हमने बताई है, वह भी एक तरह से राज्य के नागरिकों के लिए अन्यायपूर्ण और अनुचित ही है कि जब एक ही काम को करते रहेंगे व्यक्ति या नागरिक, तो वह उस कार्य में तो विशेषता हासिल कर ही लेंगे, दक्षता हासिल कर ही लेंगे, परंतु उस व्यक्ति में जो अन्य गुण हैं, जो अन्य योग्यताएं हैं, वह अप्रभावित रहेंगी, यानी उनकी पूरी अवहेलना होगी। तो इस प्रकार उसके आदर्श राज्य में जो मानव के एक पक्ष के अलावा कई अन्य विभिन्न पक्ष होते हैं, उनके विकास की जो संभावना है वो भी क्षीण हो जाती है। अगली आलोचना हम यह कहकर कर सकते हैं कि जो व्यक्ति और राज्य की समानता को उसने अत्यधिक महत्व दिया है, वह वास्तव में अव्यवहारिक और असंगतिपूर्ण सा लग रहा है कि व्यक्ति के गुणों के आधार पर राज्य के गुण बताना बिल्कुल ही उचित नहीं है, या व्यक्ति और राज्य में हर प्रकार की समानता को देखना भी उचित नहीं कहा जा सकता है। अगली आलोचना हम यह कहकर कर रहे हैं बच्चों कि उसने जो अपने राज्य में उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की थी वो बिल्कुल भी उचित नहीं थी, बिल्कुल सही नहीं कही जा सकती हैं, क्योंकि यह उत्पादक वर्ग जो कि उसके राज्य की आधी जनसंख्या थी, उसकी उपेक्षा कर वह एक आदर्श राज्य का निर्माण कैसे कर पाएगा? क्या यह उपेक्षित वर्ग उसके आदर्श राज्य की स्थापना में रोड़ा नहीं अटकाएगा या उसके लिए उसकी एकता में बाधा नहीं पहुंचाएगा? इसका जवाब प्लेटो नहीं दे पाया। अगली जो आलोचना है वह यह कहकर करते हैं हम या आलोचक कि शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता की यह स्थापना करने वाला है। प्लेटो का आदर्श राज्य
में हमने देखा कि कानूनों और नियमों का पूर्ण अभाव है। वह तो अपने दार्शनिक शासक को ही पूरी सत्ता सौंप देता है, समूचे राज्य का नियंत्रण सौंप रहा है, और ऐसे में चाहता है कि उपरोक्त शक्तियों के बाद भी उसका उसका दार्शनिक शासक निरंकुश नहीं होगा। यह व्यवहारिक नहीं लग रहा है। उपरोक्त इतनी शक्तियों के बाद किसी भी व्यक्ति का मानवीय स्वभाव है कि उसको निरंकुश होने से कोई नहीं रोक सकता है। यही वजह है कि बार्कर ने प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दी है। अगली आलोचना करते हुए हम यह कह सकते हैं कि उसके आदर्श राज्य में जो शासन के लिए आवश्यक तत्व होते हैं उनकी पूर्ण उपेक्षा की गई है, कि आदर्श राज्य की स्थापना बिना कानूनों के, बिना सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के, न्यायालय के प्रबंध के, अपराधियों को दंड और सजा के प्रावधान के वह कैसे करेगा, इस पर हमें संदेह है। या कह सकते हैं कि आदर्श राज्य में जो शासन संचालन होता है उसके लिए जो आवश्यक तत्व हैं, जब वही नहीं है तो वह कैसे उसका आदर्श राज्य कहलाएगा। अगली जो उसकी आलोचना हम कर रहे हैं वो यह कहकर कर सकते हैं, जो काफ़ी स्वाभाविक भी है, कि उसने अपने आदर्श राज्य में जो तत्कालीन समय में दास प्रथा चल रही थी उस पर कुछ भी नहीं कहा, यानी उस पर वह पूर्णतया मौन रहा। तो इस प्रकार अपने आदर्श राज्य में दास प्रथा का समर्थन कर वह आदर्श की बात कैसे कर सकता है। इस प्रकार बच्चों, प्लेटो के आदर्श राज्य की उपरोक्त आलोचनाएं विभिन्न आलोचकों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, और इन्हीं आलोचनाओं में हम अरस्तु द्वारा की गई आलोचनाओं को जोड़ें तो इस प्रकार से हैं कि प्लेटो की जो ये साम्यवादी योजना थी जो उसने अपने आदर्शवाद राज्य में प्रस्तुत की थी, वो पूरी तरह से मानवीय प्रकृति के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। दूसरी आलोचना अरस्तु ने करते हुए कहा कि जो राज्य में पूर्ण एकता का विचार है, कि तीनों वर्ग पूरी तरह से अपने अपने कार्यों का संपादन करते हुए राज्य में एकता लाएंगे, एक तरह से विनाशकारी ही कहा जा सकता है, क्योंकि राज्य की विशेषता, राज्य की प्रकृति ही विविधता और बहुलता पर आधारित है। और तीसरी आलोचना करते हुए अरस्तु का कहना है कि जो उसने अपने आदर्श राज्य में निम्न वर्ग की जो अवहेलना की है, उत्पादक वर्ग की जो अवहेलना की है, जो कि उसकी राज्य की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है, ऐसा करके वह समाज को, उस राज्य को दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित कर रहा है, और ऐसा करके वह राज्य की एकता और अखंडता को संकट में भी डाल रहा है। इस प्रकार अरस्तु द्वारा भी प्लेटो के इस आदर्श राज्य की आलोचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। सार रूप में हम यदि उसके इस आदर्श राज्य की आलोचनाओं को देखें तो बच्चों, यह पूरी तरह से वाकई में एक कोरी कल्पना है जो प्लेटो ने की थी। साथ ही राज्य की जो मुख्य प्रकृति है बहुलता, इसका भी वह विरोध कर रही है, या उसको भी हम इस आदर्श राज्य में नहीं पाते हैं, उसकी भी पूर्ण अवहेलना हो रही है। फिर एक राज्य की बहुसंख्यक जनसंख्या की जो उपेक्षा हो रही है वह भी असंगतिपूर्ण है, उचित नहीं है, और जो इसकी उपेक्षा है वह अंततः राज्य में वर्ग विभाजन को भी जन्म देने वाली साबित हो सकती है। और साथ ही परिवार का जो साम्यवाद वह अपने आदर्श राज्य के लिए प्रस्तुत कर रहा है वह पूरी तरह से अनैतिक और असंभव है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चों, की जो संपत्ति का साम्यवाद अरस्तु ने प्रस्तुत किया था, प्लेटो ने प्रस्तुत किया है, वह यह भूल जाता है कि संपत्ति व्यक्ति की कमजोरी होते हैं जिससे वंचित करना
बिल्कुल ही अनुचित हैं, अन्यायपूर्ण हैं। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा की विवेचना की है। आशा करती हूँ कि अब तक जो हमने प्लेटो की अवधारणाएं पढ़ी हैं वो आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। इन सब के कंटेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप आपके बने हुए हैं उस पर हम रोज़ नियमित रूप से डाल रहे हैं। होपफुली आप सब लोग सीरियसली सिंसियरली उसको पढ़ रहे होंगे और अपनी इस ई क्लास में हमारे वीडियोस भी रोज़ सुन रहे होंगे। अब हम प्लेटो में उसके अंतिम चरण में, इस विचारक के पाठ्यक्रम में जो पढ़ना था उसके अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। अब हमारे लिए इसमें सिर्फ प्लेटो और अरस्तु का जो एक तुलनात्मक अध्ययन है। मैं आपको बता दूं कि सुकरात का शिष्य था प्लेटो और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। तो सुकरात से प्लेटो ने दर्शन लिया और अरस्तु ने प्लेटो से, सुकरात से प्लेटो ने और प्लेटो से अरस्तु ने लिया। तो प्लेटो और अरस्तु के बीच में जो एक समानता और असमानताएं क्या क्या रही हैं वह हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या क्या तुलनाएं की जा सकती हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो आपके परीक्षा में प्रश्न पत्र आता है भाग ब वाला, जो 5 नंबर के सवाल हैं 50 शब्दों वाले, उसमें आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद की तुलनात्मक अध्ययन या अरस्तु और प्लेटो का तुलनात्मक अध्ययन पर भी प्रश्न आता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही मैं अगली क्लास में आपको प्लेटो और अरस्तु का जो एक तुलनात्मक अध्ययन है उस पर चर्चा करना चाहूँगी। धन्यवाद बच्चों।